बच्चों कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग सब मस्त हो, क्योंकि एग्जाम्स आर ओवर एंड नाउ यू मस्ट बी एंजॉइंग, राइट। तो सर, आपका सबसे पहला सवाल, आपका अकाउंट्स का पेपर कैसे था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपका रिव्यू। देन मेरे हिसाब से मैंने जो पेपर को एनालाइज किया उसके हिसाब से पेपर बहुत ही आसान था एंड मुझे लगता है कि सभी बच्चों को मोर देन 80 मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 60 के ऊपर तो जाने ही चाहिए, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। बट फिर भी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर हमने जो आंसर्स लिखे हैं वो बराबर है या गलत है, वो कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा आईसीए का सजेस्टेड आने तक, बट आई डोंट थिंक सो कि वहां तक रुकने की जरूरत है, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से एक सजेस्टेड आंसर बनाया है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस सजेस्टेड आंसर के पीडीएफ का लिंक डाला है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा और वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बिल्कुल डाउनलोड करिएगा एंड चेक करिएगा अपना पेपर, क्योंकि अपना पेपर चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपकी एग्जाम खत्म हुई है और आगे रिजल्ट्स लगने में कम से कम 1.5 या 2 महीने लगेंगे। तो इस पीरियड में हम करें तो क्या करें, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है जो कंफ्यूज स्टेट में है कि सर हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट अभी पक्का नहीं है। तो आप लोगों को तो बिल्कुल देखना है कि आपको कितने नंबर्स आने हैं सभी पेपर्स में, ठीक है। तो सभी पेपर को जनरली हम लोग आपको बताते थे एग्जाम के दौरान पेपर का इवैल्यूएशन मत करना, क्योंकि क्या होता है उसके कारण टेंशन बढ़ जाता है। बट अभी एग्जाम खत्म हुई है तो इवैल्यूएशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो और अपना क्वेश्चन पेपर ले लो और आप लोग कंपेयर करके देखो कि मैंने जो आंसर लिखे हैं वो क्या सच में सही है या गलत है। प्लस इस वीडियो में हर क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत करने वाला हूं। कृपया इवैल्यूएशन करते समय ये पॉइंट्स भी आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे दिसंबर 2022 की एग्जामिनेशन दे चुके हैं और अभी इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। जब तक आईसीए का सजेस्टेड नहीं आता है तब तक आप ये सजेस्टेड से काम चला लो। जिस दिन आईसीए का सजेस्टेड आता है देखेंगे, मेरा जो सजेस्टेड बनाया हुआ है वो मेरे एजम्पशन के हिसाब से बनाया हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये फाइनल होगा। यही आंसर्स आपके आईसीए के सजेस्टेड में होने चाहिए। कुछ एक आध दूसरा एजम्पशन बदल जाता है तो आंसर थोड़ा बहुत चेंज होने के चांसेस होते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत एजम्पशंस लिए हैं या फिर कुछ अलग एजम्पशंस लिए। गलत बोलने से अच्छा है कि अलग एजम्पशंस तो मैंने लिए नहीं है, जो मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से ही ये सजेस्टेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड करना है बच्चों, प्रिंट आउट निकालना है और आपको इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको अगला कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सम डिस्कशन अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। थोड़ा सा हम भी इवैल्यूएशन कर लेते हैं आपके साथ। चलो जी, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। तो 15 मिनट की स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा होगा, उसके हिसाब से आप लोगों ने प्लानिंग किया होगा, ठीक है, फाइन। उसके हिसाब से आप लोगों ने इस वीडियो में इस पेपर में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन किया होगा और आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे और जिस क्वेश्चंस में आप थोड़े से वीक होंगे वो बाद में सॉल्व किए होंगे। बट एनीवे, जो लिखा है वो लिखा है। अभी पूरी चीजें तो याद नहीं आएगी, तो जितना याद आता है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों इवैल्यूएशन करते समय क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन करो बच्चों कि कहां तक पहुंच जाते हो, जरा देख लो, क्योंकि बाद में जब नंबर्स आएंगे तब आपका इवैल्यूएशन सही है या गलत है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आप लोगों को देखना है, जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है उसमें आपने एक्सप्लेनेशन सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सजेस्टेड आंसर देख सकते हो, पूरे 5 या पूरे 6 क्वेश्चन जो है उसका मैंने जो एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से लिखना चाहिए वो यहाँ पे दिया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से यही एक्सप्लेनेशन आपके इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आप लोगों की मे भी गलती हुई होगी, यहाँ पे मे भी आपने तुक्का मारा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो ये थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1A में 6 थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे आपके मार्क्स जाने के चांसेस है। बाकी सब क्वेश्चंस आपके नोट्स में इंक्लूड किए गए थे, ठीक है, फाइन। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1B, ये प्रोविजन वर्सेस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिफरेंशिएशन देना था। कुल मिला के यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया था।
आई होप आपने ये लिखा होगा और आपको यहाँ पे 4 में से कुछ कितने मार्क्स मिलते हैं आप लोग देख लो, आपने कितने आंसर लिखे उसके हिसाब से, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1C जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क के लिए पूछा गया था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पे। यहाँ पे एक ही एरर होने का चांस था बच्चों, यहाँ पे जो एडिशन हुई है, एक तो पहले 3 साल का अकाउंटिंग बनाना था, आई थिंक आपने वो बना लिया होगा। यहाँ पे जो एडिशन हुई है वो भले ही 1 अक्टूबर को हुई है, बट यहां पे ध्यान देना बच्चों, उसका इंस्टॉलेशन डेट है 1 जनवरी। तो ये जो 50,000 की एडिशन हुई है उसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाला हो सकता है, बट अगर आपने सही किया तो टेंशन की बात नहीं है। प्लस यहाँ पे मेथड चेंज किया है 1 अप्रैल 2021 से, तो 1 अप्रैल 2021 को जो कुछ भी डब्ल्यूडीवी आया था ओपनिंग बैलेंस, उसमें डायरेक्टली आपको डब्ल्यूडीवी मेथड से 15% का डिप्रिसिएशन लगाना था। डिप्रिसिएशन वगैरह कैसे कैलकुलेट किया, पूरा डिटेल वर्किंग नोट इस सजेस्टेड आंसर में अवेलेबल है, जहां से आप लोग आंसर चेक कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसको फिर से सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है आप सॉल्व नहीं करने वाले, बट फिर भी बता रहा हूं। लेकिन जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं वो बिना देखे सॉल्व करेंगे मतलब जो मई 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, ठीक है, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि बिना देखे सॉल्व करो और बाद में सजेस्टेड रेफर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो जो टॉपिक्स आपके क्लासेस में खत्म हुए हैं वो उसके लिए ये सजेस्टेड आंसर बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इंस्टीट्यूट बोल रहा था कि लूट लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ए एज वेल एज बी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसमें नोटिंग करने वाले पॉइंट्स अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर एडजस्टेड कैश बुक बनाना है या फुल बीआरएस बनाना है। तो बच्चों मेरे हिसाब से फुल बीआरएस बनाना था, बट फिर भी मान लो आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाया है तो इट्स ओके, डोंट वरी। आई होप आपने एजम्पशन लिखा होगा वहां पे कि इट इज फाइनल अकाउंट्स का डेट है, इसलिए हमने कैश बुक एडजस्ट किया और फिर बीआरएस बनाया। बट मेरे हिसाब से फुल बीआरएस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। एडजस्टेड कैश बुक बनाया भी है तो टेंशन मत लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बीआरएस यहां पे बनाना है पूरा का पूरा, कौन से आइटम्स ऐड किए आपने, कौन से लेस किए, मे बी आपके पेपर के ऊपर मार्क्ड होगा, आप लोग उसके हिसाब से देख लो कि सही किया या गलत किया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, इसमें मतलब कुछ था ही नहीं, 10 में से 10 मार्क्स आने चाहिए। बस यहाँ पे इवेल्युएशन करते समय याद रखना, एक करेक्ट एंट्री 1 मार्क मिलेगा आपको, 10 एंट्रीज है 10 मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A मतलब बच्चों 15 मार्क के लिए टाइम टू मार्क का रेशो जो हमेशा बोलता रहता हूं, यहां पे सबसे कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिलने वाले थे, बट इसमें एक ही गलती होने का चांस है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ दैट डिस्काउंट। जब आप अमाउंट रेमिट करते हो बिल डिस्काउंटिंग के बाद एकोमोडेशन बिल्स में, वो डिस्काउंट यहां पे अगर आपने सही निकाला है, सेकंड बिल के केस में ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग भी लेना जरूरी था, उसका कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बच्चों, क्योंकि बाकी सब आप संभाल लोगे, बस उसका एक कैलकुलेशन आपको यहां पे समझ लेना है। यहां पे बात कर रहा हूं, देखो ये जो अमाउंट रेमिट किया ना 48,000, इसका 7,560 रुपए का डिस्काउंट का कैलकुलेशन बराबर आया कि नहीं आया, वो जरा इवेल्युएट करना, क्योंकि उसके हिसाब से आपके मार्क थोड़े से कम हो सकते हैं। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ टी एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ जे, हमेशा हमने प्रैक्टिस करते समय दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग किया है, उसका फायदा आज आपको हो गया बच्चों। और मैं बहुत खुश हूं कि ये दोनों पूछे 15 मार्क के लिए, बिकॉज बहुत ही आसान क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आया है, यहां पे आपने अटेम्प्ट किया होगा। ये जो अकाउंट करंट का क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल आसान था, बस इसमें एक प्रोमिसरी नोट के कारण कुछ बच्चे गड़बड़ा गए, ठीक है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया होगा। आई होप अपने रेडिंग इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट भी किया होगा, जहां पे ड्यू डेट मार्च 31 के बाद का आ रहा था वहां पे अपने अपोजिट साइड पे रेडिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा। तो ये 2 ही गलतियां होने के चांसेस है इस क्वेश्चन में, एक तो रेडिंग इंटरेस्ट गलत हुआ और ये प्रोमिसरी नोट का आपने क्या किया है। सर करना क्या है, इसको बिल्स पेबल की तरह मानना है, ठीक है। जो कुछ भी ड्यू डेट आता है वहां से आप रेडिंग इंटरेस्ट का ही इंटरेस्ट आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका सजेस्टेड आंसर में मैंने प्रेजेंटेशन किया है, वो आप लोग देख लेना, ये देखो यहाँ पे, और ये रेडिंग इंटरेस्ट के दोनों ट्रांजैक्शन दोनों साइड पे आ जाते हैं रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपने उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन करके 75 रुपए का इंटरेस्ट निकाला होगा, ठीक है। पूरा आंसर आप सजेस्टेड में से चेक कर लो। आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे बढ़ता हूं। देन ये है क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट का, यहां पे बच्चों ने गलती की हो सकती है, क्योंकि यहां पे जो ड्यू डेट्स दिए हैं, ड्यू डेट्स नहीं दिए है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिए है, बट बच्चों ये बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस नहीं है। तो जिन बच्चों ने 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड किया है, मेरे हिसाब से उनका आंसर गलत होगा, क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड यहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस नहीं है, यहां पे ट्रेडर अलाउज हिज कस्टमर क्रेडिट फॉर 1 वीक ओनली बोला है। तो बच्चों ये परचेस के ट्रांजैक्शन है, परचेस के ट्रांजैक्शन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन नहीं है, कहीं पे भी बिल नहीं बोला है।
तो इसलिए यहाँ पे 3 दिन ऐड नहीं करना था, ऐसा मेरा कहना है। फिर भी आपने 3 दिन ऐड करके अगर एवरेज ड्यू डेट निकाला है तो आपके ये 5 मार्क्स भूल जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन उसके बाद ये पार्टनरशिप का एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, मतलब कितने लकी हो आप यार, कितने लकी हो, कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप के ऊपर, एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे अगर गलती की गुंजाइश है तो वो गुडविल के एडजस्टमेंट में, क्योंकि ये फर्म का गुडविल दिया है, आपको पार्टनर का गुडविल निकालना है शेयर, एंड उसको एडजस्ट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि आएगा 2:3 ओनली, बिकॉज नया रेशियो इन्होंने नहीं दिया है। तो हम लोग यही मानेंगे कि पुराने वाले रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, बाकी बिल्कुल आसान है। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हर क्वेश्चन में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, गुडविल का एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का एडजस्टमेंट है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने वो सही किया है। क्या करना था यहाँ पे, 2400 रुपए का ये जो प्रोविजन है, ये आपको पहले डेटर्स में से माइनस करके जो नया बैलेंस आएगा डेटर्स का, उसके ऊपर 5% का प्रोविजन लगाना था। तो आई होप आपने उसके हिसाब से करेक्ट कैलकुलेशन किया है। एंड ये 3 अकाउंट जिन्होंने बनाए उनको 10 में से 10 मिलेंगे अगर सही आंसर करते हो तो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा था। एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया था एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए बोला था। बहुत सारे बच्चों के मुझे हमेशा प्रश्न आते थे कि सर इसमें हमें डर लगता है, बट अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ठीक से की है तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास नोट्स में कवर्ड है और वहां से ही ये, मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ही कवर्ड है और वहां से ही ये डायरेक्टली लिया गया है, सिर्फ नंबर्स चेंज किए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर चेक कर लेना बच्चों हमारे सजेस्टेड आंसर से। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ता हूं बच्चों। देन कैशबुक, कैशबुक पे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। यहां पे मेरे हिसाब से डिस्काउंट कॉलम सिर्फ आपको बैलेंस नहीं करना चाहिए था, उसमें एक हाथ दूसरा मार्क आपका कट हो सकता है। डिस्काउंट कॉलम अगर आपने बैलेंस किया है तो, डिस्काउंट कॉलम हम कभी बैलेंस नहीं करते, उसका सिर्फ टोटल लेते हैं। ठीक है, बाकी आप यहां पे मुझे नहीं लगता कि आपने कोई गलती की होगी। एंड ये गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था, कैपिटलाइजेशन मेथड से एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप आपने ये भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे 10 मार्क्स मिल गए आपको। एंड फिर आपको ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्वेश्चन पूछा था यूनिट नंबर 1 से, जो कि मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ 1-2 एडजस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट नहीं किए वो प्रॉफिट में करके हमें नया बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा गया था। तो आई होप आपने ये भी कर लिया। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 मार्क के लिए पूछा, ये भी बिल्कुल आसान था बच्चों। यहाँ पे बस जर्नल एंट्रीज बनाने थे और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया था। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ये क्वेश्चन एज इट इज आपके मॉड्यूल में दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका जो पहला शेयर होल्डर है उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं किया था, तो फॉरफीचर की एंट्री करते समय, 5000 शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री करते समय आप लोगों को वो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिवर्स करना जरूरी है। 5000 शेयर्स के ऊपर जो ₹2 का प्रीमियम है वो आपको रिवर्स करना चाहिए था। देख लो बच्चों आपके सॉल्यूशन में आपने वो सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात याद की है या नहीं की है। और उसके बाद बच्चों जब आपने कुछ शेयर्स 15,000 शेयर्स फॉरफिट किए और उसमें से कुछ शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो बचे हुए शेयर्स का बैलेंस आपने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के शेड्यूल में दिखाया होगा, ऐसा मेरा कहना है। देखो आप लोगों ने क्या किया। एंड ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन था, 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि इसकी बात बहुत बार हमने की है। मैंने प्रोजेक्टर का बहुत बार एग्जांपल दिया था कि वो प्रोजेक्टर सिर्फ प्रोजेक्टर का खर्चा नहीं है, वहां से यहां तक लाने का खर्चा, तो उसके एग्जांपल्स देने के लिए बोला था, गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लिख सकते हो, वो फिटिंग का खर्चा लिख सकते हो, बराबर है ना, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ऐसे कुछ 5 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देने थे, वो भी मैंने हमारे सजेस्टेड आंसर में दे रखे हैं। तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना इस सजेस्टेड आंसर से। और अगर आपको सजेस्टेड आंसर्स में कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मुझे फिर से एक बार बताना पड़ रहा है कि ये सजेस्टेड आंसर आपको डाउनलोड कहां से करना है बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहां से डाउनलोड करिए। ठीक है, मेक श्योर कि आप इवेल्युएशन करो, अच्छे नंबर्स आते हैं या कितने नंबर्स आते हैं उसके बारे में बातचीत करो। ठीक है, एक बार देख लो और एंड उसके हिसाब से आप लोग अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करो। मान लो आप बॉर्डर पे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई यहाँ पे आपको करनी जरूरी है। मान लो आप अबव पार हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन थिंक अबाउट सीए इंटरमीडिएट कि हाँ उसकी कैसे पढ़ाई करनी है एंड ऑल। एंड उसके बाद मान लो अगर आप लोगों का श्योर है कि हाँ मेरा रिजल्ट निगेटिव ही आने वाला है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो बच्चों आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। आप लोग ये सजेस्टेड डाउनलोड करो, जो जो क्वेश्चन पूछे थे उसको एनालाइज करो और एग्जाम पेपर ये सॉल्व करके निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो विद दिस ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। एंजॉय यूर हॉलीडेज बच्चों एंड मिलेंगे इंटरमीडिएट में। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।